हेलो दोस्तों, PhD साइकोलॉजी हेल्प्स डेली बाय पवन गोगरे में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों 21 डे चैलेंज ऑफ बुक रीडिंग एंड अप्लाई इन डेली लाइफ, इस चैलेंज का आज डे 10 भी बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट कर चुका हूँ। आज का मेरा बुक रीडिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा। दोस्तों आज मैंने जो किताब पढ़ी है उस किताब का नाम है सन्यासी की तरह सोचे और इसके लेखक है जय शेट्टी। दोस्तों इसका अंग्रेजी में इंग्लिश में ओरिजिनल किताब है थिंक लाइक अ मंक। दोस्तों इस किताब को लगातार मैं 3 दिन से पढ़ रहा हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है और जैसे जैसे मैं इस किताब को पढ़ रहा हूँ वैसे वैसे मुझे बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे मुझे नॉलेज मिल रहा है और सीखने को मिल रहा है। दोस्तों यही मैं आपको 1 2 3 लर्निंग फार्मूला के जरिए शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों ये 1 2 3 लर्निंग फार्मूला क्या है इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, यानी ताकि आगे मैं वीडियो में जो बात कर रहा हूँ वो आपको आसानी से समझ में आए। दोस्तों ये 1 2 3 लर्निंग फार्मूला इस तरीके से है। 1 यानी 1 अप्लाइड थिंग, यानी आज मैंने इस किताब से क्या चीज़ सीखा है और उसको तुरंत अमल भी किया है, ऐसा मैं एक बात आपको शेयर करूंगा। आज मैंने एक चीज़ को जो अमल में लाया हो वो आपके साथ बताऊंगा। उसके बाद 2 यानी 2 लेसन्स फ्रॉम टुडेज बुक रीडिंग, यानी आज मुझे इस किताब से ऐसे 2 सबक क्या सीखने को मिले वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके बाद 3 यानी 3 साइकोलॉजिकल टिप्स ऑफ बुक रीडिंग, यानी बुक रीडिंग को डेवलप करने के बुक रीडिंग को अच्छे आदत बनाने के लिए आपको 3 मनोवैज्ञानिक ऐसे नुस्खे बताऊंगा जो कि आपको ज़िंदगी में काम आ सकता है और आप अपने बुक रीडिंग को अच्छे से बना सकते हो। दोस्तों अब सबसे पहले हम बात करेंगे 1 2 3 लर्निंग फार्मूला का फर्स्ट पॉइंट 1 के बारे में, 1 अप्लाइड थिंग, यानी आज इस किताब से मैंने क्या सीखा और उसको तब तुरंत अमल भी किया हो। दोस्तों ये चीज़ इस तरीके से है, उपयोगी फीडबैक हासिल करें, गेट यूजफुल फीडबैक। दोस्तों आपको कुछ ऐसे फीडबैक हासिल करना होगा जो कि आपको आपकी ज़िंदगी में, आपके लाइफ में, आपके किसी भी क्षेत्र में आप उसको अप्लाई कर सके और अपने आप को और भी बेहतर बना सके। दोस्तों इस किताब के लेखक जय शेट्टी अध्याय नंबर 8 यानी टॉपिक 8 में वो कहते हैं कि हमें जिस भी क्षेत्र में बेहतर बनना है, जिस भी काम में हमें बेहतर बनना है, उस काम में हमें अपने प्रति फीडबैक लेना बहुत ही ज़रूरी है। हम अगर सच्चा फीडबैक लेते हैं तो हम और भी बेहतर बनने में और सक्षम हो जाते हैं और हमें बहुत सारे फीडबैक मिल जाते हैं। उन लोगों से ज़रूर सलाह मशवरा करिए जो कि इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो जिस क्षेत्र में आप फीडबैक ले रहे हो। दोस्तों ज़रूर ये फीडबैक आपको काम आ सकते हैं। दोस्तों मैं भी इस काम को लगातार अभी 3-4 दिन से कर रहा हूँ। मैं बहुत सारे मेरे क्षेत्र के और मेरे फील्ड के रिलेटेड जो कुछ भी लोग हैं उनके साथ मैं ऐसे फीडबैक ले रहा हूँ जो कि मुझे बेहतर बना सके और भी मैं अच्छे से कंटेंट आप तक पहुँचा सके। दोस्तों इसलिए मैं फीडबैक ले रहा हूँ, उस फीडबैक का स्वागत कर रहा हूँ। बस उस फीडबैक से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रहा है जो कि मैं मेरे अंदर जो कमी है उसको मैं भर के निकालने के लिए उसको मैं सुन रहा हूँ। दोस्तों फीडबैक बहुत ही ज़रूरी होता है, इसके लिए आप भी अपने क्षेत्र में ज़रूर फीडबैक लेते रहिए। फीडबैक आपको और भी अच्छे से बेहतर काम करने में आपको मदद करेगा। दोस्तों फीडबैक ही ऐसा एक पॉइंट होता है, फीडबैक से ही आप बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर निकाल सकते हो। आपको आपके काम में जो सही काम कर रहे हो, जो गलत काम हो रहे हैं, आप कहाँ पे कम पड़ रहे हो, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ पाओगे और उसमें आप और भी डेवलप कर पाओगे। दोस्तों अंग्रेजी में एक कहावत है, मंकी सी मंकी डू, यानी बंदर बंदर को देखकर सीखता है। दोस्तों हम तो इंसान हैं, हम तो दूसरे इंसान के साथ रह के दूसरों इंसानों के अंदर जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसको भी हम सीख सकते हैं और उसको हमारे ज़िंदगी में अप्लाई करके डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों फीडबैक एक ऐसी चीज़ होती है जो आप अपने काम का इवैल्यूएशन कर सकते हो। एक सच्चा फीडबैक आपको मिलता है तो आप उस सच्चा फीडबैक को ज़रूर स्वागत करिए और उनसे ये भी पूछिए कि आपने जो फीडबैक दिया है उसे मैं अपनी ज़िंदगी में, अपने वास्तविकता में उसे कैसे यूज़ कर सकता हूँ, इसका भी आप सलाह ज़रूर ले सकते हो और उसको ज़रूर डेवलप कर सकते हो। दोस्तों अब हम बात करेंगे 1 2 3 लर्निंग फार्मूला का सेकेंड पॉइंट, यानी 2 लेसन्स फ्रॉम टुडेज बुक रीडिंग, यानी आज इस किताब से ऐसे 2 सबक, 2 चीज़ें क्या सीखने को मिला है जो कि इस तरीके से है। इसमें पहला लेसन, आज का पहला सबक इस तरीके से है। दोस्तों लेखक जय शेट्टी अध्याय 7 यानी टॉपिक नंबर 7 में मन के बारे में बात करते हैं, यानी माइंड के बारे में बात करते हैं। दोस्तों वे इस अध्याय की शुरुआत उपनिषद में बताई गई इस उद्गारण से शुरू करते हैं जो कि इस तरीके से है, जब 5 इंद्रियां और अपना मन स्थिर हो जाता है और जो हमारी तर्क करने वाली बुद्धि होती है वो मौन में आराम करती है, तब सर्वोच्च मार्ग शुरू होता है। दोस्तों भगवत गीता कहती है कि जिसने अपने मन को जीत लिया, मन उसका सर्वश्रेष्ठ मित्र बन जाता है
और वो ऐसा करने में असफल हो जाता है तो उसका ये मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। दोस्तों कई बार हमारा खुद का मन ही हमारे खिलाफ काम करता है और ये हमें कोई काम करने के लिए राजी करता है कि और फिर बाद में हमें अपराधी महसूस कराता है, बुरा महसूस कराता है और ये ऐसे हो जाते हैं कि ये हमारे वैल्यूज़ और इथिक्स के खिलाफ होते हैं, यानी हमारे मूल्य और हमारे जो नैतिकता होता है इसके खिलाफ होता है। दोस्तों अगर हम अपने मन के बारे में अच्छा समझना चाहते हैं और उसको नियंत्रित करना चाहते हैं, माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले इस चीज़ को समझना पड़ेगा जो कि हमें समझ में आए कि मन में क्या चल रहा है, मन क्या क्या महसूस कर रहा है। दोस्तों इसके लिए हमारे विचारों के ऊपर हमें नियंत्रित करने के लिए हमें उसके प्रति पहले जागरूक बनना पड़ेगा। हमें दिन भर अपने दिमाग में कैसे विचार आ रहे हैं और हम किस विचार को ज़्यादा सोच रहे हैं, किस विचार पे हम ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं, जिस विचार के बारे में हम महसूस कर रहे हैं उसके ऊपर हमें जागरूक होना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा। दोस्तों आप जो विचार कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो, उसका भेद करना चाहिए और उसमें आपको भेद करने से, उसको पहचानने से, जागरूक बनने से आप अपने ज़िंदगी में जब भी आपको निर्णय लेने की बारी आती है तो आप अच्छे से निर्णय ले सकते हो और अच्छे से निर्णय ले पाते हो। दोस्तों माइंड कंट्रोल यानी मन को नियंत्रित करने का दूसरा कदम है अपने माइंड का प्रोग्रामिंग करना, रीप्रोग्रामिंग करना, यानी अपने मन को ऐसे प्रोग्रामिंग करना है जो कि आपको अच्छे से डेवलप कर सके। दोस्तों माइंड प्रोग्रामिंग करने से क्या होता है, जो कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। माइंड भी दो प्रकार के होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। आप कॉन्शियस माइंड के ऊपर ज़्यादा काम नहीं कर सकते हो क्योंकि उसका जो क्षमता होता है बहुत ही कम होता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड का जो क्षमता होता है बहुत ही होता है। इसका अगर परसेंटेज के हिसाब से बताओ तो कॉन्शियस माइंड के पास 10% पावर होता है और सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर होता है। और 90% पावर का अगर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने ज़िंदगी में सबकॉन्शियस माइंड का सही से इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसका यूज़ करना चाहते हैं, तो हमें सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करना पड़ेगा और हमें उसका माइंड प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके लिए हमें सबकॉन्शियस माइंड के बारे में समझना पड़ेगा। दोस्तों मैं इस बारे में डिटेल में यहाँ पे बात नहीं कर सकता क्योंकि समय की कमी है और इसके बारे में अगर मैं बात करने के लिए बैठूँ तो बहुत समय जाएगा। फ्यूचर में मैं कभी सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर एक स्पेशली वीडियो बनाऊंगा और आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में मैं और भी जानकारी दूंगा। दोस्तों आप सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानना चाहते हो तो मैं आपको एक किताब को सजेस्ट कर सकता हूँ, ज़रूर आप इस किताब को पढ़ सकते हो, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपके अवचेतन मन की शक्ति, और इसके लेखक है डॉक्टर जोसेफ मर्फी। दोस्तों इस किताब को हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी अवेलेबल है और बहुत सारे लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप अपने अपने लैंग्वेज के हिसाब से आप इस किताब को पढ़ सकते हो। हो सकता है कि इस किताब का जो नाम है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन ओरिजिनल मैं इंग्लिश का किताब बता रहा हूँ, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। लेखक है जोसेफ मर्फी। ज़रूर आप इस किताब को पढ़िए और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और भी अच्छे से जानिए। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अभी। दोस्तों लेखक जय शेट्टी आगे कहते हैं कि मन एक बंदर की तरह है जो कि वो एक विचार से दूसरे विचार की तरफ छलांग लगाता है। दोस्तों उन्होंने एक बात कही है कि इंसान के दिमाग में हर दिन लगभग 70,000 विचार आते हैं। दोस्तों जर्मन के फेमस साइकोलॉजिस्ट और न्यूरो साइंटिस्ट है जिनका नाम है हर्स्ट पॉपेल। इन्होंने अपने एक अध्ययन से पता लगाया है कि इंसान का जो दिमाग होता है वो वर्तमान क्षण में 3 सेकंड से भी कम समय में रहता है और 3 सेकंड से ज़्यादा समय तक वो वर्तमान पल में नहीं रहता है, वर्तमान पल से भटक जाता है। और इसके अलावा वर्तमान पल में हमारा जो मन होता है वो आगे पीछे का बहुत सारा विचार करता है, जो अतीत में हुआ है उसके बारे में विचार करते रहता है या भविष्य में जो हो रहा है, होने वाला है, उसके बारे में ज़्यादा चिंतित होता है। दोस्तों बौद्ध ग्रंथ संयुक्त निकाय के अनुसार हमारा जो विचार है वो पेड़ की शाखाएं की तरह है जो कि एक डाल से दूसरी डाल की तरफ झूलता रहता है, वो भी निरुद्देश तरीके से। दोस्तों आज के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आज आमतौर पर ये होता है कि दोस्तों आजकल ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पाया गया है कि बहुत ही ज़्यादा चीज़ पाया जा रहा है। बहुत सारे लोग किसी न किसी चीज़ को डरते हैं, किसी न किसी बात को लेकर चिंतित होते हैं, चिंतित महसूस करते हैं और चिंताओं में गिरे रहते हैं और नकारात्मकता में गिरे रहते हैं और साथ ही साथ तनाव से गिरे होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं। दोस्तों ये केसेस आपको बहुत सारे जगहों पे मिल जाएंगे और आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है, इसका अगर एग्जांपल बताए तो इस तरीके से हो सकता है। अगर कोई जॉब पे है, उसको लगता है कि इस सप्ताह ऑफिस में क्या होगा, वहाँ पे मुझे कितना काम दिया जाएगा, इस कारण इंसान पहले से डर जाता है और पहले से ही उस तनाव को महसूस करता है और डर जाता है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इस ऐसे तनावग्रस्त होते हैं और बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव तरीके से ले लेते हैं।
और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि इस महीने का ईएमआई कैसे भरेंगे, इस महीने का जो लोन होता है उसको लोन कैसे चुकाएंगे। दोस्तों ऐसे बहुत सारे आम क्वेश्चन है जो कि ऐसे आम समस्या है। दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारे रेजुलेशन लेते हैं, मैं इस साल कुछ नया करके दिखाऊंगा, बेहतर बन के दिखाऊंगा, और उनके अंदर कुछ दिन बाद अपना मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है और वो पहले से ज़्यादा बदतर बनते जाते हैं और फिसल जाते हैं। दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है। दोस्तों ये क्यों होता है? दोस्तों ये स्वाभाविक है, इस तरीके से हर किसी इंसान के साथ होते रहता है और बहुत सारे लोगों ने इसको महसूस भी किया होगा, इस सिचुएशन से गुजारा भी होगा और गुजरना भी पड़ेगा। दोस्तों हम जिंदगी में जो भी बनना चाहते हैं, बनने के लिए हमने डिसाइड किया है, वो अगर बनना है तो हमें अच्छे तरीके से नियोजन करना पड़ेगा। हमें अपने आप को ऐसे बेहतर बनाने के लिए उस काम के अंदर एक्शन भी करना पड़ेगा। दोस्तों आपको ये बात बताना चाहूँगा, दोस्तों अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बंदर की तरह इस डाल से उस डाल तक बंदर कैसे छलांग लगाते हैं, इस ओर से उस ओर छलांग लगाते रहते हैं, ठीक वैसे हम एक विचार के ऊपर हम फोकस ना करते हुए हम भी हर हमेशा बंदर की तरह उधर इधर छलांग लगाते रहते हैं और आखिर में अगर देखेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं हो पाता है। तो दोस्तों अपना जो फोकस है वो अपने काम के प्रति होना चाहिए और पूरे तरीके से आपने जो भी चीज़ सोचा है उसके ऊपर फोकस करके काम करने से आप ज़रूर उस चीज़ को पा सकते हो जो आपने सोचा था। दोस्तों सबसे मुश्किल काम होता है अपने मन को कंट्रोल करना और अपने माइंड को कंट्रोल करना, और यही स्किल आपने सीख लिया, यही कला आपने सीख लिया तो आपको ज़िंदगी में ऐसा कभी भी वक्त आए, जो भी समस्या है आप उस समस्या में अच्छे से निपट सकते हो और अपने क्षेत्र में और अच्छे से बेहतर बन सकते हो, अपने ज़िंदगी में बेहतर बन सकते हो और अपने व्यक्तित्व को सुधार सकते हो। दोस्तों अब हम बात करेंगे दूसरे सबक के बारे में, लेसन नंबर 2 के बारे में। दोस्तों ये इस तरीके से है। दोस्तों लेखक जय शेट्टी अध्याय नंबर 8 यानी टॉपिक 8 में अहम यानी अहंकार के बारे में बात करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में अंग्रेजी में ईगो कहते हैं। दोस्तों वे इस अध्याय की शुरुआत भगवद गीता के अध्याय नंबर 2 श्लोक 71 के बारे में बात करते हैं, जो कि अहंकार के बारे में बताता है और अहंकार को दर्शाता है। दोस्तों ये इस तरीके से है, वो व्यक्ति जो सभी भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है, वो व्यक्ति जो सभी भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है और अपने लालच, स्वामित्व और अहंकार की भावना से मुक्त रहता है, यानी वो लोग हमेशा के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं जो कि स्वार्थपूर्ण इच्छाओं को हमेशा के लिए त्याग देते हैं और मैं और मेरा वाला जो पिंजरा होता है उसको तोड़ देते हैं। दोस्तों ज़्यादातर लोगों के बीच में जो झगड़े होते हैं वो अहंकार के कारण होते हैं, ईगो के कारण होते हैं। दोस्तों सामवेद में भी कहा गया है कि दौलत का घमंड दौलत को नष्ट कर देता है, और जो शक्ति का घमंड होता है शक्ति को नष्ट कर देता है, और जो ज्ञान का घमंड होता है, जो ज्ञान का अहंकार होता है, वो ज्ञान को नष्ट कर देता है। दोस्तों लेखक जय शेट्टी आगे कहते हैं कि जो अहंकार होता है वो नकाब की तरह है, एक मांस की तरह है। दोस्तों अनियंत्रित जो अहंकार होता है वो अक्सर अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने आप को महान या श्रेष्ठ साबित करने के लिए हर हमेशा जूझते रहता है, और इस अहंकार की वजह से वो अपने जो सच्चा स्वभाव होता है उसको छिपा लेता है। दोस्तों इस बात पर आप भी जरूर गौर करो, जब हम अकेले घर पे होते हैं तो हम अलग तरह के इंसान होते हैं, और ऐसा साबित करने के लिए बहुत बार हम ऐसे संस्करण को अपने अंदर गढ़ लेते हैं जो असल में है नहीं। दोस्तों तब अहंकार सामने आ जाता है और हम भड़क जाते हैं। दोस्तों अक्सर होता क्या है कि हम असुरक्षा की वजह से हम खुद को और दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम भी कुछ खास है। दोस्तों इस चक्कर में बहुत बार अहंकार आड़े आ जाता है, अहंकार की वजह से इंसान अपने आप को नीचे गिरा देता है। दोस्तों इसीलिए हम एक ऐसा झूठा व्यक्तित्व गढ़ लेते हैं जो कि हम रियल में है नहीं। दोस्तों लेखक जय शेट्टी ने इस किताब में एक बहुत ही जरूरी बात का जिक्र किया है, जो कि 4वीं सदी के सन्यासी के बारे में है, जो कि उस सन्यासी का नाम है युवाग्रियस पॉन्टिकस, और उन्हें युवाग्रियस एकाकी इस नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अहंकार के बारे में एक बात का जिक्र किया है जो कि इस तरीके से है, अहंकार ही आत्मा के सबसे विनाशकारी पतन का कारण होता है। दोस्तों आप जरूर उस स्वरूप पर विचार करिए जो कि आपके आसपास कोई नहीं होता है तब आपके सामने प्रकट होता है, यानी जब आपके आसपास कोई नहीं हो तब आप किस स्वभाव में रहते हो, इसके बारे में आप जरूर गौर करें और उसके ऊपर विचार करें। दोस्तों ये इस बात की झलक दिखा देता है कि आप असल में कौन है। दोस्तों ये एक अच्छा मौका है कि जब आप अकेले में रहते हो तो आप किस तरीके से रहते हो, आपका स्वभाव कैसे होता है, आपको जानने का मौका मिलता है कि आप कौन है। दोस्तों जैसे कि एक सुक्ति है, आप वही है जब आप वो होते हैं जो आपको
उस समय कोई नहीं देख रहा होता है। दोस्तों, लेखक जय शेट्टी आगे अपने इस किताब में अहंकार के बारे में होने वाले नुकसान के बारे में बताया, जो कि इस तरीके से है, जो कि मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। उसमें पहला जो नुकसान होता है, जो अहंकार के कारण नुकसान पहुंचाता है, वो इस तरीके से है। दोस्तों, अक्सर अहंकार जो होता है, अहंकार हमें झूठा बना देता है। दोस्तों, कई बार अहंकार दूसरों को प्रभावित करने की इतना कोशिश करता है कि वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में अपने आप को इतना श्रेष्ठ बना देता है और इतना अहंकार से भर जाता है कि वो झूठ बोलने में भी हिचकिचाते नहीं, और ये डाव उल्टा पड़ जाता है। और इसके वजह से क्या होता है कि हम ही बुरे नजर आते हैं और हमारा व्यक्तित्व जो होता है वो पूरा डाउन हो जाता है। दोस्तों, अगर हम जीवन भर झूठ बोलते हैं तो समझ लें कि हम वो दिखाने के चक्कर में हम झूठ बोलते हैं जो हम है नहीं। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि हम झूठ बोलने के चक्कर में इतने फंस जाते हैं कि हम वास्तविक जीवन में उससे भी बदतर दिखने लगते हैं, उससे भी बदतर नजर आते हैं। दोस्तों, अहंकार के कारण होने वाला दूसरा नुकसान इस तरीके से है, अहंकार हमें झूठी श्रेणियां बनाता है। दोस्तों, दलाई लामा कहते हैं कि चमकते सूरज के तले हम अलग अलग भाषाओं, अलग अलग पोशाकों और यहाँ तक कि अलग अलग धर्मों के साथ हम इकट्ठे हुए हैं। बहरहाल, हम इंसान होने के नाते हम सभी लोग समान हैं और हर किसी इंसान में ये समानता होती है कि हर कोई खुशी चाहता है और अच्छा जिंदगी जीना चाहता है। दोस्तों, जब सफलता हमारे सिर पर सवार हो जाती है तो तब हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान समान है। दोस्तों, आप चाहे जो हो, आपने जो भी चीज़ हासिल किया हो, लेकिन आपको ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए। आप अपने काल्पनिक स्टेटस के कारण आप विशेष व्यवहार की उम्मीद कर पाते हो और उसकी मांग भी करते हो। दोस्तों, घमंडी अहंकार जो होता है वो सिर्फ सम्मान चाहता है, और जो विनम्र मन होता है, जो विनम्र कार्यकर्ता होता है, वो सम्मान को प्रेरित करता है। दोस्तों, अहंकार की वजह से होने वाला तीसरा नुकसान इस तरीके से है, जो कि ये अहंकार आपको विकास में बाधा डालता है। ये सारी चालबाजी और फरेब हमें अज्ञान में रखता है। फ्रैंक एबनगेल नाम का एक व्यक्ति है जिसने कभी पायलट की प्रशिक्षण नहीं लिया है, जिसने कभी डॉक्टर की योग्यताओं को हासिल नहीं किया है, लेकिन उसने अपने आप को दावा करता था कि अपने आप को इस तरीके से पेश करता था जो कि वो पायलट है और डॉक्टर है। दोस्तों, इस दिखावे के चक्कर में उसने अपने विकास में बाधा डाल लिया। दोस्तों, उसको करना क्या चाहिए था? डॉक्टर बनने के लिए या पायलट बनने के लिए जो योग्यताएं चाहिए उसको मेहनत करके हासिल करना चाहिए, लेकिन उसने वो करने के बजाय अपना जो पूरा एनर्जी है वो अपने मुखौटा को बेहतर बनाने के चक्कर में और अपने आप को बेहतर साबित करने के चक्कर में उतना एनर्जी वेस्ट किया है, जो कि आखिर में उसको कुछ भी हासिल नहीं हो पाया है। दोस्तों, जब हम सब कुछ जानते हैं, इस एटीट्यूड में रहते हैं, इस विचार से रहते हैं, तो हम विकास नहीं कर पाते, ये हमारे विकास में बाधा डालता है। दोस्तों, हम अपने सहकर्मी, मित्र या परिवार के सदस्य या बिल्कुल भी अनजान लोगों के साथ जब भी हम बातचीत करते हैं तो हम उनके बातचीत को पूरे तरीके से समझने में असफल रहते हैं और बात को बीच में ही काट देते हैं। दोस्तों, यहीं पर भी क्या हो जाता है कि सामने वाला का ईगो हर्ट हो जाता है और आपके बारे में गलत सोचने लगता है, आपका विचार को अच्छे से ध्यान से नहीं सुन पाता है। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि जब भी हम गलत होते हैं तब भी हम अपने आप को सही साबित करने में क्यों जुटे रहते हैं। दोस्तों, जब हमारी कोई गलती होती है तो उस गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए, उस गलती को दोबारा ना दोहराते हुए अपने आप को चेंजेस करना चाहिए। दोस्तों, अगर एक ही गलती को हम बार बार दोहराते हैं तो हमारा ईगो और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, जब भी हम कोई गलती करते हैं तो हमें विनम्रता से उसके बारे में हमें विनम्र रहना चाहिए और उसको विनम्र रह के हमारे गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको सुधारना चाहिए। दोस्तों, लेखक ने आगे अहंकार की वजह से होने वाला चौथा नुकसान बताया, जो कि इस तरीके से है, अहंकार हमें अकेला कर देता है। दोस्तों, रोमन में एक प्रथा थी, जब भी कोई सेनापति युद्ध जीत कर लौट आता था तो तब उनके जो दास होते थे वो जाके उनके कान में फुसफुसाते थे, उनको कान में जाके बोलते थे कि तुम भी याद रखो, तुम एक इंसान हो। चाहे उसने युद्ध में कितना ही अच्छा प्रदर्शन किया हो और नेतृत्व के कारण उसका कितना ही भारी प्रदर्शन के लिए उसका प्रशंसा की जाती हो, लेकिन आखिर में वो भी एक इंसान है जो दूसरे इंसान की तरह है। दोस्तों, अगर आप भी अपने खेल के शिकार पर हो तो सतर्क रहिए, अहंकार आपको नहीं तो अकेला कर देता है। दोस्तों, रॉबर्ट डाउनी जूनियर अमेरिका के बहुत ही फेमस एक्टर हैं, जिनको पूरे दुनिया में आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, जब मैं अपने घर के अंदर जाता हूँ तो तब मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले ये नहीं कहते कि देखो आयरन मैन आ गया। इसके बजाय उसकी पत्नी ससुन कहती है, क्या तुमने मोंटी को बाहर निकाला? क्या तुमने बिल्ली को नहलाया?
क्या तुमने वो सफाई किया, तुमने ये काम किया। दोस्तों इस तरीके से उसको कहती है। दोस्तों उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में बताया। तो उन्होंने आगे ये भी कहा है कि एक जो फिल्म स्टार होता है वो भी अपने घर पर एक इंसान ही होता है। दोस्तों लेखक जय शेट्टी ने अपने इस किताब में अहंकार के बारे में उन्होंने बताया, अहंकार के कारण होने वाले नुकसान के बारे में इसमें बात किया है। दोस्तों आगे उन्होंने इसमें यह भी बात किया है कि अहंकार को कैसे नियंत्रित किया जाए और अहंकार से छुटकारा पाने के लिए हमें अपने आप को क्या सुधारना करना चाहिए। और उन्होंने अहंकार से बचने का इलाज भी बताया है जो कि इस तरीके से है, जिसको हम जानेंगे। दोस्तों विनम्रता अहंकार का इलाज है। दोस्तों अहंकार के दो चेहरे होते हैं। एक पल के लिए हमें ये बताता है कि हम सबसे बेहतरीन हैं, हम सब कुछ जानते हैं, और दूसरे पल में, अगले पल में यह कहता है कि हम सबसे बुरे हैं। और दोनों ही तरह से हम अपने वास्तविकता के प्रति अंधे हो जाते हैं और हम जो सचमुच है उसको हम जान नहीं पाते। दोस्तों हम कई बार कहते हैं कि मैं कई चीज़ों में बेहतरीन हूँ लेकिन दूसरे कई चीज़ों में मैं अच्छा नहीं हूँ। मेरे इरादे अच्छे हैं लेकिन मैं अपूर्ण हूँ। दोस्तों विनम्रता हमें अपने कमजोरी को समझने और उसे सुधारने का अनुमति देती है, हमें एक मौका देती है। दोस्तों इसलिए रोज हमें विनम्रता का अभ्यास करना चाहिए। हमें अपना जो विनम्रता होती है, जिसे हम ग्रेटिट्यूड भी कह सकते हैं, उसका अभ्यास करना चाहिए। दोस्तों जिंदगी में कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो कि हमारे सक्षमता का निर्माण करते हैं, और कुछ ऐसे काम होते हैं कि जो हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। दोस्तों हमेशा हमें ये दो चीज़ें जरूर याद रखना चाहिए, और हमेशा हमें ये दो चीज़ें भूलना चाहिए और भूलने की कोशिश करना चाहिए। दोस्तों ये इस तरीके से है, हमें याद रखने वाली चीज़ें जो है ये दो चीज़ें हैं जो हमेशा हमें याद रखना चाहिए। हमने दूसरों का जो बुरा किया है और दूसरों ने हमारा जो भला किया है उसको ज़रूर याद रखना चाहिए। दोस्तों हमने जो दूसरों का बुरा किया है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करने से हम अपने अहंकार को अपने ऊपर हावी होने नहीं देते हैं और हम विनम्र रहते हैं। दोस्तों जब हम उस भलाई का याद करते हैं जो दूसरों ने हमारे लिए किया है, तो हमें उसके प्रति कृतज्ञ रहने के लिए हमें हर हमेशा प्रेरित करता है, और साथ ही साथ हम हर हमेशा उस उपलब्धि का हर हमेशा कृतज्ञ रहते हैं, और उस चीज़ का, उस वास्तविकता को हम एक्सेप्ट करके ज़िंदगी में हम हर हमेशा अपने अहंकार से दूर रहते हैं। इससे क्या होता है, हम हवा में नहीं उड़ते और हम आसमान में नहीं उड़ते। दोस्तों इसके बजाय हमारे जो पैर होते हैं वो ज़मीन पे रहते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे बोलने वाली दो चीज़ें। दोस्तों हमने जो दूसरों का भला किया है और दूसरे ने जो हमारा बुरा किया है, इस चीज़ को हर हमेशा बोलना चाहिए। दोस्तों अगर हम अपने अच्छे कामों से प्रभावित होते हैं तो ये हमारे अहंकार के ऊपर हावी हो जाता है, इससे हमारा अहंकार बढ़ जाता है। इसीलिए हमें उन कामों को हर हमेशा अलग रखना चाहिए, और जो दूसरों ने हमारे साथ बुरा किया है उसको भी भूल जाना चाहिए, उसको भी छोड़ देना चाहिए। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी चोट पहुंचाने वाले जो इंसान होता है उसका अच्छा मित्र बनना चाहिए, उसका अच्छा साथी बनना चाहिए। दोस्तों किसी के प्रति क्रोध और द्वेष रखने से हमारा जो मन होता है वो व्यापक नहीं हो पाता है, और हम व्यापक रूप से सोच नहीं पाते, और हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम खुद पर ही ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते रहते हैं और उसमें अपना एनर्जी लगा देते हैं, और इसी से हमारा अहंकार और भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए इस चीज़ को बोलना ही सही है, और इस चीज़ को बोलने से हर हमेशा हम ईगो से यानी अहंकार से बचे रहेंगे और अच्छे से डेवलप हो पाएंगे। दोस्तों लेखक जय शेट्टी ने अपने इस किताब में एक बहुत ही सटीक वर्णन बताया है जो कि विनम्रता को दर्शाता है, हमें किस तरीके से रहना चाहिए। उन्होंने उनके सन्यासी जीवन में उन्होंने अपने एक गुरु से सुना था, उस गुरु का नाम है राधानाथ स्वामी। एक बार राधानाथ स्वामी नाम के जो सन्यासी थे वो लंदन में आत्म साक्षात्कार इस विषय के ऊपर उन्होंने व्याख्यान देने के लिए आए थे। तब उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बताई जो कि विनम्रता कैसी होनी चाहिए उसके बारे में उन्होंने बताया, उसका एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया। दोस्तों उन्होंने आगे कहा है कि हमें नमक जैसा बनना चाहिए। जब भोजन में नमक की मात्रा या तो कम होती है या ज़्यादा होती है तो हमारा उस पर ध्यान जाता है, तो हम कहते हैं कि इस भोजन में नमक का मात्रा कम है और इसमें ज़्यादा है। तो उन्होंने आगे ये भी कहा कि जब सर्वश्रेष्ठ तरीके से भोजन में नमक का इस्तेमाल करते हैं तो हम नहीं कहते कि वाह इस भोजन में नमक की मात्रा बहुत अच्छा किया गया है। दोस्तों नमक से ये बात सीखने को मिलता है कि नमक इतना विनम्र होता है कि वो कोई गड़बड़ हो जाती है तो खुद के ऊपर लेता है, और जब सब ठीक चल रहा होता है तो वो खुद श्रेय नहीं लेता है। दोस्तों लेखक जय शेट्टी आगे कहते हैं कि अपने अहंकार को नहीं, अपने आत्मगौरव को बढ़ाओ। दोस्तों इस अहंकार और आत्मगौरव इसमें क्या फ़र्क है, इसका चार्ट यहाँ पे दिया गया है, इसको देख सकते हैं आप। अहंकार और आत्मगौरव
इस दोनों के बीच क्या फ़र्क है। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इसको आप ज़रूर देख सकते हैं। इसके यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप इसको देखिए। दोस्तों, अहंकार डरता है कि लोग क्या कहेंगे, और आत्मगौरव कहता है कि लोग क्या कहेंगे उसको फिल्टर करता है और अपने आप से तुलना करता है। अहंकार दूसरों से तुलना करता है और आत्मगौरव खुद से तुलना करता है। दोस्तों, अहंकार खुद को साबित करना चाहता है और आत्मगौरव जो है वो अपने स्वाभाविक रूप में रहना चाहता है। दोस्तों, अहंकार कहता है कि वो हर चीज़ जानता है और आत्मगौरव कहता है कि वो किसी से भी सीख सकता है। दोस्तों, अहंकार हर हमेशा शक्तिशाली होने का नाटक करता है और जो आत्मगौरव होता है वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करने में नहीं झिझकता है। अहंकार चाहता है कि लोग उसकी सम्मान करें और आत्मगौरव अपना और दूसरों का सम्मान करता है। दोस्तों, अब तक हमने बात किया है 1 2 3 लर्निंग फार्मूला का 1 और 2 के बारे में। अब हम बात करेंगे 3 यानी थर्ड पॉइंट के बारे में, 3 साइकोलॉजिकल टिप्स ऑफ बुक रीडिंग, यानी मनोवैज्ञानिक तरीके से हम अपनी किताब पढ़ने की आदत को कैसे विकसित कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। आज का 3 टिप्स इस तरीके से है। आज का पहला मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल टिप्स है, क्रिएट अ रीडिंग लॉग। एक रीडिंग लॉग बनाएं जो कि आपके रीडिंग को अच्छे से बेहतर बना सके। दोस्तों, आपके द्वारा पढ़ी गई किताबों का एक लॉग रखिए और साथ ही साथ उसका एक जर्नल रखिए, जिसमें आप वो किताबों को कितने दिन में पढ़ा है या कितने दिन में पढ़ के पूरा करोगे उसका डेट के साथ लिखिए, ऑथर का नाम लिखिए। दोस्तों, इस तरीके से आप लॉग बनाने से ये आपके पढ़ने की यात्रा को और भी अच्छे से बना पाएगा और आप अपने किताबों को एक लक्ष्य बनाकर पढ़ने से आपको और भी मज़ा आएगा। जैसे कि दोस्तों, मैं भी 21 डे चैलेंज को मैंने भी तय किया है कि इस 21 दिन में कौन से किताब पढ़ना है और कितने दिन में पढ़ना है और उसका रिव्यू किस तरीके से देना है, इसका मैंने भी तैयारी किया है और उसी के हिसाब से मैं कर रहा हूँ। दोस्तों, आज का दूसरा साइकोलॉजिकल टिप्स है, प्रैक्टिस एम्पैथेटिक रीडिंग। सहानुभूतिपूर्वक पढ़ने का अभ्यास करें। दोस्तों, अपने आप को किताब में बताए गए कैरेक्टर्स जो पात्र होते हैं उसको आप खुद है इस तरीके से आप देखिए और उसको महसूस करिए, और इस तरीके से महसूस करने से आप किताब की बातों को अच्छे से समझ पाओगे और आपको ये ज़िंदगी भर याद रहेगा और उसका आप सबकॉन्शियसली आप उसका हर हमेशा फ़ायदा ले पाओगे। दोस्तों, लेखक के दृष्टिकोण यानी पर्सपेक्टिव और उनका जो भावनाएं, इमोशंस और साथ ही साथ उनका जो मोटिवेशन यानी प्रेरणा है उसको समझने का कोशिश करिए और उसको सहानुभूतिपूर्वक देखने से, एम्पैथेटिक तरीके से पढ़ने से आपको किताब की बातों को और भी अच्छे से समझने में मदद मिलेगी और ये साइकोलॉजिकल ट्रिक बहुत ही काम आएगा और आप ज़रूर अपने किताब को पढ़ने का जो यात्रा है, आपका जो जर्नी है उसको और भी अच्छे बेहतर बना पाओगे। दोस्तों, आज का थर्ड साइकोलॉजिकल टिप्स है, रीड अलाउड टू अदर्स। दूसरों के सामने जोर से पढ़े, दूसरों के साथ जोर से पढ़े। दोस्तों, पढ़ने का जो आनंद है उसको जोर से पढ़ के दूसरों के साथ साझा करें, जैसे कि बच्चे हो सकते हैं, आपके परिवार के कोई सदस्य हो सकते हैं, आपके सहकर्मी हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। उनके साथ आप किताब की जो बातें होते हैं वो कई बार उनके साथ जोर से पढ़कर भी आप उस चीज़ का आनंद ले पाते हो। इससे ना सिर्फ सामने वाले इंसान का फ़ायदा होता है बल्कि आपका जो रीडिंग करने की जो फ्लुएंसी होती है वो भी अच्छे से बढ़ जाता है और आप अच्छे से फ्लुएंसी के साथ उस किताब को पढ़ पाते हो। दोस्तों, आपके अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन और भी अच्छे से बन पाते हैं, जो कि जो किताब में बातें लेके गए उसको आप एक्सप्रेशन के साथ आप उस तरीके से पढ़ते हो जो कि आप रियल में वहाँ पे हो। ये आपको वो फीलिंग आ जाता है जब आप जोर से पढ़ते हो। और इस तरीके से जोर से पढ़ने की जो आपकी आदत होती है इसको बेहतर बनाने से आप जब भी सामने वाले से बात करते हैं तो आप बेझिझक से अपनी बात को रख सकते हो और अपनी बात को कह सकते हो। दोस्तों, ये था आज का मेरा बुक रीडिंग का एक्सपीरियंस और मैंने ये बताया 1 2 3 लर्निंग फार्मूला के जरिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा या इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जिन लोगों को आप बुक रीडिंग का इंपॉर्टेंट बताना चाहते हो और उनको डेवलप कराना चाहते हो। दोस्तों, हो सकते हैं आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके सहकर्मी और आपके पार्टनर, कोई भी हो सकता है, उनके अंदर आप बदलाव देखना चाहते हो, आप भी अपने आप को बदलाव करना चाहते हो, तो बुक रीडिंग को पढ़िए और साथ ही साथ उनको भी शेयर करिए और वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सके और उनको भी बहुत सारे ज़िंदगी में बदलाव हो सके। दोस्तों, साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे जो भी नए अपलोड वीडियोस करते हैं उस वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, साथ ही साथ ऑल बटन पर भी क्लिक करना ना भूलिए ताकि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप इस वीडियो को लाभ उठाएं
और इस वीडियो को ज़रूर देखिए। दोस्तों आज इस वीडियो में यहीं पर रुकते हैं, तब तक मैं बस एक ही कहना चाहूँगा, हैप्पी बुक रीडिंग एंड मेक योर सेल्फ साइकोलॉजिकल फिट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।